करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु को। और इससे पहले हमने राजस्थान की नदियाँ ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो आज का टॉपिक राजस्थान की जलवायु। तो सबसे पहले देखिए, जलवायु को समझना है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं उनको समझना होगा। और उससे भी पहले कुछ बातें इसके लिए ये समझिए आप कि जो हमारे यहाँ पे जलवायु है, राजस्थान की जलवायु है ना। तो सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु, जलवायु एक जलवायु होती है, एक ऋतु होती है और एक मौसम होता है। मौसम, बताइए जरा किसके बारे में आप जानते हैं? मौसम किसे कहते हैं? मौसम, जो आपने कहा कि भी सुबह तो मौसम ठंडा था, अब थोड़ी गर्मी हो गई है ना, इस प्रकार से बताया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम जो होता है वो वातावरण के अंदर कुछ घंटों का या कुछ दिनों का बदलाव होता है। वातावरण में कुछ घंटों या कुछ दिनों का बदलाव क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अब वो बदलाव अगर ठंडा था तो हम कहेंगे कि 2 दिन तो मौसम ठंडा रहा, अब गर्म हो गया है, तो ये मौसम हो गया। फिर अगर उसमें कई हफ्तों का और महीनों का, माह की बात आ जाए, महीनों की बात आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी? ऋतु। ठीक है, कुछ महीने तक तो बरसात होती रही तो वो वर्षा ऋतु थी, कुछ महीने सर्दी पड़ती रही तो वो शीत ऋतु थी। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और जलवायु जो होता है ना, ये कम से कम किसी क्षेत्र का 30 वर्षों का कंक्लूजन होता है कि भी वहाँ पर हमने इतने समय में क्या देखा। भी कुछ घंटों के बारे में देखेंगे तो वो मौसम रहेगा, कुछ महीनों के बारे में देखेंगे तो वो ऋतु रहेगी। अब हमने कई सालों का अध्ययन किया, कई साल कितने, लगभग 30 साल तक हमने अध्ययन किया कि इस क्षेत्र के अंदर हर बार क्या होता है, जनवरी महीने के अंदर सर्दी पड़ती है, फिर उसके बाद में मार्च अप्रैल में जाकर गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, फिर आगे चल करके ये यहाँ पे जो है बरसात शुरू होती है। तो इस प्रकार से हम उससे डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो इन सब बातों से अब डिसाइड किया गया कि जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु वो कैसी है। अभी तो ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में आंसर यही आ गया कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं। अब अगर हम एक तरफ देखें कि जो हमारे पास में पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर हमने क्या किया, कुछ अक्षांश रेखाएं खींची है, जिसमें से एक का नाम है 0 डिग्री, जिसका नाम भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। अब आज आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना भी कौन सी रेखा को क्या नाम दिया जाता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। अब सूरज की जो किरणें हैं वो साल भर कर्क से लेकर के मकर के बीच में रहती हैं, साल भर कर्क से मकर के बीच में रहती हैं, इसलिए इस बीच वाले क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसके बाद का जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जो लगभग 66.5 डिग्री तक जाएगा, उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। कहाँ तक? 66.5 डिग्री तक, उपोष्ण कटिबंध। और जो बिल्कुल ही ध्रुवों वाला क्षेत्र होता है, जो ध्रुवों पर होता है, उसे क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध। जो ध्रुवों पर होगा 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक, उसे हम शीत कटिबंध कहेंगे। अब यदि अक्षांशों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अक्षांशों के आधार पर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही है। कौन कौन से? एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजर रही है। इसका मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो निचला क्षेत्र है वो कौन से कटिबंधों में आता है? जो निचला क्षेत्र है वो कर्क रेखा से नीचे रह गया, और कर्क रेखा से जो नीचे है वो किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में। और बाकी सारा जो क्षेत्र है वो कहाँ है? कर्क रेखा से उत्तर में। और कर्क रेखा से उत्तर में है तो इसका मतलब वो तो किस में आना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध में आना चाहिए था। तो राजस्थान की जलवायु तो शीतोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए थी, तो फिर राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है?
अब ये हमारे पास में प्रश्न आ गया। सबसे पहले हमने देख लिया कि जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहा, ऋतु किसे कही, और इस प्रकार से हमारी जो जलवायु बनी वो उष्णकटिबंधीय बन गई, क्योंकि अध्ययन किया हमने। अब ये अध्ययन कर लिया, परंतु इधर हम अक्षांशों की यदि हम बात करते हैं, पूरे विश्व में जो भी ताप कटिबंध बांटे जाते हैं वो इस प्रकार से है कि भी जो भी क्षेत्र 23.5 से लेकर के 23.5 यानी कर्क से लेकर के मकर के बीच में आएगा, वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय ही होगी। ठीक है, अभी हम मानते हैं कि वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी, तो फिर उससे जो ऊपर आ रहा है उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, शीतोष्ण। लेकिन राजस्थान की कैसी है, राजस्थान की उत्तर में आते हुए भी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका मतलब अब हमें पढ़ना होगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस प्रकार से तो आपके लिए इसकी पूरी थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूरी थ्योरी के रूप में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। और जब हम इसको कंपटीशन के रूप में पढ़ते हैं तो तब हमें सिर्फ उसके मोटे मोटे फैक्ट पता होने चाहिए बस। ठीक है, लेकिन आजकल वहाँ पर भी कुछ पॉइंट देने लग गए हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से प्रश्न बन जाता है यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी इसकी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि जो क्षेत्र कर्क से लेकर के मकर के बीच में आएंगे वे सभी उष्णकटिबंधीय होंगे, वहाँ पर तापमान अधिक रहेगा, और वहाँ पर तापमान अधिक रहने की वजह से बरसात अधिक होगी, क्योंकि आपको पता है तापमान अधिक बढ़ता है तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है तो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो बरसात होती है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर तो कैसी होनी चाहिए, बरसात खूब होनी चाहिए थी। अगर राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो यहाँ तो बरसात खूब होनी चाहिए थी, फिर भी बरसात नहीं होती। तो फिर हमारे पास में सेकंड इसको प्रभावित करने वाला जो कारक आता है वो देखिए, उसे कहते हैं अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति कैसे? अब ये अरावली की स्थिति राजस्थान के जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, तो देखते रहिए। यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि अरावली है कहाँ पे, है ना। हमने लेकिन प्रश्न ये देख रखा है, टॉपिक हमने भौतिक प्रदेशों पर चर्चा कर चुके हैं, और अगर आप भौतिक प्रदेशों पर चर्चा कर चुके हैं तो फिर आपको बहुत ही आसान रहेगा कि हमारे राजस्थान में किस ओर बरसात अधिक होने वाली है या किस ओर कम होने वाली है। तो ये जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये पूरा का पूरा अरावली है। अब अरावली पर्वतमाला जो है जितनी अधिक ऊंची होगी उससे बादल टकराएंगे, बरसात होगी। ठीक है, ये तो बात हम मान गए। परंतु जो हमारे भारत राजस्थान के अंदर जो मानसून आता है, मानसून आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से। मानसून राजस्थान में मानसून की एंट्री कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से होती है। और इसका जो अरावली का जो विस्तार है, अरावली की जो स्थिति है वो भी कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और मानसून कैसे आता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इसका मतलब तो वो तो इसके किनारे से होता हुआ, दीवार के साथ साथ होता हुआ आगे निकल जाएगा। अगर यही अरावली हमारी इस जगह पर होती तो इस पूरे मानसून को ही राजस्थान में बरसा देती, और आज एक राजस्थान हरा भरा क्षेत्र होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरावली की स्थिति भी क्या कर रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, इसके बाद में और देखते हैं बात, तो क्या रहेगा। फिर आता है ऊंचावच। ऊंचावच, ऊंचावच यानी कि समुंदर से ऊंचाई, समुंदर से ऊंचाई। ये समुंदर से ऊंचाई राजस्थान को क्यों प्रभावित करती है, करती है भी। क्यों, किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मेघालय है, मेघालय उसका नाम ही है मेघ प्लस आलय, यानी बादलों का घर। तो वो बादलों का घर क्यों कहलाता है, क्योंकि मेघालय एक पठार पर स्थित है और उसके ऊपर चोटियां हैं जिनसे बादल टकराते हैं और खूब बरसात करते हैं। परंतु राजस्थान में आपको और कहीं जगह पर, यहाँ मरुस्थल है तो मरुस्थल की भी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होने की वजह से इस ओर बरसात बहुत कम होती है।
जबकि पठारी क्षेत्र जो है, ये पठारी क्षेत्र जो है हमारे पास में, यहाँ पर ऊंचाई अधिक होने की वजह से इस तरफ बरसात अधिक हो जाती है। अरावली के दक्षिण में बरसात अधिक होती है, उत्तर में अरावली के नहीं होती, क्योंकि दक्षिण में जो पर्वत चोटियाँ हैं ये ज़्यादा ऊंची हैं, दक्षिण अरावली अधिक ऊंची है, जिस वजह से पहले जो बादल आते हैं वो दक्षिण अरावली से टकरा करके ही वहीं बरसात कर देते हैं, यानी उत्तर अरावली में भी बरसात कम होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समुद्र से ऊंचाई भी राजस्थान को क्या कर रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। इस प्रकार से अब बात करते हैं हम 4 नंबर पे समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी जो होती है उसे कहा जाता है महाद्वीपीयता। द्वीपीयता ये शब्द दिया जाता है उसके लिए। यानी अगर हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया कि निम्न में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, लिख दिया गया ऊंचावच, महाद्वीपीयता और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तब आपको लगेगा कि भी अक्षांश देशांतर तो बताए थे, ऊंचाई भी बताई थी, लेकिन महाद्वीपीयता क्या होती है ना, महाद्वीपीयता। तो इसलिए ध्यान रखना, महाद्वीपीयता समुद्र से दूरी होती है। तो जो मैंने ऑप्शन दिए थे चारों में से, तो उसमें से कौन सा नहीं है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? चारों ऑप्शन सुने थे क्या? देशांतरीय विस्तार नहीं है, ठीक है। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हम 0 डिग्री देशांतर पे, भले हम यहाँ पर बैठे, इस जगह पे बैठे, भले इस जगह पे बैठे, कहीं पर भी बैठे, ये देशांतरीय विस्तार है। परंतु अक्षांशीय विस्तार से फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हम ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, और अगर हमारा ये राजस्थान, इमेज करो कि ये शीत प्रदेशों में होता, ठंडे प्रदेशों में होता, तो वहाँ फिर बर्फ़ गिरती हमेशा आपके ऊपर, है ना, स्नोफॉल हुआ करता, जो हल्की हल्की बूंद होती है ना बर्फ़ की, है ना, वो होती वहाँ पे, है ना। तो अभी तो आपका मन करता है कि वैसा होता, परंतु जहाँ पे वैसा होता है वहाँ से पूछ के देखिए। तो इसका मतलब जो जिसके पास में होता है कोई भी उससे संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो आपके पास में है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप इस दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं, अपने जो कंपटीटर हैं उनसे बहुत आगे चल रहे हैं। चलिए वापस आते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब ये है कि राजस्थान अभी थोड़ा समुद्र से दूर है। अगर यही समुद्र के करीब होता, जैसे महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, क्यों? क्योंकि वो राजस्थान से नीचे है, यानी कर्क रेखा से वो नीचे है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये कहाँ है? दक्षिण में, नीचे है, परंतु ये तट के करीब है, तट के करीब है। तट के करीब होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा तापमान बढ़ता है ना, बरसात शुरू हो जाती है। आप पूछना, जो दिशावर जाते हैं उनसे पूछना, महाराष्ट्र मुंबई वगैरह में क्या होता है, जैसे गर्मी होती है, सूरज पूरा दिखता है, वैसे ही बादल बन जाते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही कंडीशन रहती है शिमला में। शिमला में भी क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली वैसे ही वहाँ पर भी बूंदाबांदी शुरू होगी। तो शिमला पर क्यों होती है? क्योंकि वो ऊंचाई पर स्थित है। महाराष्ट्र में, मुंबई में क्यों होती है? क्योंकि वो तट के करीब है। तट यानी कि समुद्र से दूरी। तो समुद्र से जितना नज़दीक होगा उतनी अधिक बरसात, उतनी अधिक ठंडी जलवायु पाई जाएगी। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो बादल हैं वो हमारे पास आते जाएंगे और कम होते जाएंगे। जब तक हमारे पास पहुंचेंगे तब तक उनके पास में बरसात नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये सब बातें जो है आपने जो कॉलेज एग्ज़ाम है आपके, उसके अंदर इनको अच्छी तरीके से विस्तार से बताना है। बाकी चीज़ों के लिए आपको इसको मोटे तौर पर समझ के रखना है। चलिए, ये तो होगी बात हमारे पास में कि जलवायु जो को प्रभावित करने वाले हमने कारक देखे। अभी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या राजस्थान के अंदर चेंजेस आते हैं, किस कौन कौन सी ऋतुएँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार से ही शुरू कर लेते हैं। इसमें से पॉइंट निकाल करके हम देखते हैं कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा को समझिए जरा। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? अभी 2 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रकार से एक हल्का सा रफली मैप बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी क्षेत्र की ज्योग्राफिकल चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें मानचित्र की अध्ययन आवश्यक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? कर्क रेखा किसे कहते हैं? अब आपको ऑप्शन दे देगा कर्क रेखा किसे कहते हैं, कि
आपने पढ़ा है 23.5 डिग्री को कहते हैं 23 डिग्री नॉर्थ, इसे कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30, 23 डिग्री 3, ठीक है। इस प्रकार से 23 डिग्री और 60। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कर्क रेखा है? बताइए भी, कर्क रेखा किसे कहते हैं? कौन सा? ए, बी। तो देखो जरा इसमें क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। अब अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे तो आधे डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30। तो ध्यान रहे कि 23.5 किसको कहा जाता है? 23 डिग्री 30 मिनट को 23.5 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये हर किसी को पता है कि 23.5 को कहते हैं, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आता है, एग्जाम्स होते हैं, तब पता चलता है रियलिटी कैसी होती है। इसलिए हमें किसी भी जगह पर कोई चांस नहीं लेना है। चलिए देखें, तो ये आपके पास में कर्क रेखा कहलाई। अभी देखते हैं कर्क रेखा की जो लंबाई है, राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है और इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले में इसकी लंबाई सर्वाधिक है और जबकि डूंगरपुर जिले में कम है। डूंगरपुर, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया, उससे पता चल जाएगा आपको। डूंगरपुर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि डूंगरपुर का जो स्थान है उसकी बात करें तो चीखली गांव है भाई, चीखली गांव यहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। और बात करें बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा की जो कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। यह डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है। फिर इसके बाद देखते हैं तो कर्क रेखा पर सूरज जो होता है कब सीधा चमकता है भी? अपने यहाँ पे गर्मी कब होती है? अपने यहाँ पे, क्योंकि ये राजस्थान से कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा पर जब सूरज आएगा तब इसका मतलब हमारे ऊपर सूरज आ गया, और हमारे ऊपर सूरज आने का मतलब है कि उस समय हमारे यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी है। तो अपने यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी कब होती है? कौन से महीने में? तो जून के महीने में होती है। तो ध्यान रखना 21 जून, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है, 21 जून कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमकता है। अब जब सूरज सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा तो ध्यान रखना कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सूरज की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? प्रश्न बन गया कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सूरज की सीधी किरणें किस दिन पड़ती हैं? ऑप्शन आ गया 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, ये ऑप्शन आ गए। तो आंसर ध्यान रखना कब? 21 जून। 21 जून को क्या होगा? यहाँ पे सीधी किरणें पड़ेंगी। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 21 जून को सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर में। और राजस्थान में 21 जून को तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? 21 जून को ही। तो कौन सा रहेगा? श्री गंगानगर। कहाँ पे भी? श्री गंगानगर भी। यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं क्योंकि सूर्य यहाँ चमक रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पर तिरछी जाएंगी और यहाँ पर सीधी जाएंगी। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने सीधी किरणें देखी, तिरछी किरणें देखी है और ये हमारे पास में स्थान हो गया। अभी आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की कितनी दूरी है? कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की जो दूरी है वो 225 किलोमीटर है। 225 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी से जो राजस्थान की दूरी है वो 275 किलोमीटर है। 275 किलोमीटर, ठीक है, ये दूरी होगी। इसके बाद इसके अलावा देखिए कि ये कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये दोनों ही किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है भी ये दोनों? बंगाल की खाड़ी का क्या? अरब सागर का।
तो अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर से राजस्थान की जो दूरी है वो है 400 किलोमीटर। अरब सागर से राजस्थान की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। और यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी राजस्थान के दक्षिण पूर्व इलाके में है, दक्षिण पूर्व की ओर है। चलते जाएंगे, कितना चलना पड़ेगा? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। यदि राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम चलते जाएं तो बंगाल की खाड़ी आएगी उड़ीसा के तट पर, तो कितनी दूर रहेगी? 2900 किलोमीटर। तो ये बताता है आपको समुद्र से दूरी। ये क्या बताया? समुद्र से दूरी। और जो कर्क रेखा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये बता रहा था आपको अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय जो हम अभी देखे थे उसके अंदर। और कौन सा पॉइंट देखा था हमने? और कौन सा पॉइंट देखा था? अरावली की स्थिति। इसे हम जानते हैं अरावली की स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऊंचावच की बात कर लेते हैं राजस्थान में, समुद्र से ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए जरा, राजस्थान में अगर हम समुद्र से ऊंचाई की बात करें तो मरुस्थल की ऊंचाई कितनी है? मरुस्थल की औसत ऊंचाई, तो यह है 200 से 300 मीटर। 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अरावली की बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। 930 मीटर अरावली की ऊंचाई है। पूरे राजस्थान को यदि हम समतल करते हैं तो राजस्थान की ऊंचाई कितनी कहलाएगी? राजस्थान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से, कहाँ से भी? समुद्र तल से कितनी है? 370 मीटर। राजस्थान की औसत ऊंचाई 370 है, अरावली की 930 है और मरुस्थल की 200 से 300 मीटर है। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होगी? अरावली में होगी और अरावली के दक्षिणी वाले क्षेत्र में अधिक होगी। ओके, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई के बारे में हमने देखा। अब इसके अलावा जो अलग से फैक्ट हैं, अब हम उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो पहले देख लीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान का जो वर्षा है, राजस्थान में वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा राजस्थान की, औसत वर्षा, पूरे राजस्थान की औसत वर्षा की हम बात कर रहे हैं, तो औसत वर्षा रहेगी 57 सेंटीमीटर, 57 से 58 सेंटीमीटर। ये औसत वर्षा है पूरे राजस्थान की। औसत तापमान की बात करें, औसत तापमान की बात करें, राजस्थान का औसत टेम्परेचर कितना होता है? जितना एक नॉर्मल मनुष्य का होता है, 37 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना 38 डिग्री सेल्सियस। और यही 37 डिग्री, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा ना 37 डिग्री, तो देखो 370, ये क्या है? 370 राजस्थान की औसत ऊंचाई है। राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 370 और उसी जीरो को हटाकर ऊपर लगा देना तो बन जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस इसका औसत टेम्परेचर है। और यहाँ की जो बरसात है वो 57 सेंटीमीटर है। बरसात को सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। इसके अलावा देखिए, तो मरुस्थल की यदि हम बात करें तो मरुस्थल का तापमान कितना है? मरुस्थल का औसत ताप, ध्यान रखना औसत ताप की बात कर रहा हूँ मैं, ये 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस है। और ये किसका है? राजस्थान का। ये हो गया राजस्थान का। औसत के बारे में बात की हमने, औसत ऊंचाई भी हमने देख ली, औसत वर्षा, औसत तापमान देखा। तो अभी इनको थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट में देख लेते हैं। तो चलिए देखें। अभी श्री गंगानगर हमने क्यों लिखा था? तिरछी किरणें, यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। ओके, सूर्य उदय कहाँ से होता है? सूर्य उदय राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से होता है? धौलपुर से। कहाँ से होता है? धौलपुर से सूर्योदय होता है। यहाँ पर भी सूर्योदय। और सूर्यास्त कहाँ पे होगा? फिर सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होगा? वहीं पे होगा ना, जहाँ सूर्य उदय पहले हो रहा है वहीं पर ही अस्त पहले होगा। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो धौलपुर में होता है। सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो धौलपुर में ही होता है। जबकि सूर्य उदय सबसे लास्ट कहाँ पे होता है? सबसे अंत में कहाँ पे होता है? तो जैसलमेर में होता है।
और सूर्य उदय और सूर्यास्त भी यहीं पर सबसे लास्ट होता है, ठीक है, अंत में हो गया। और ये सबसे पहले हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, सूर्यास्त और सूर्य उदय हो गया। इतनी बात हुई। अब यहाँ धौलपुर से लेकर के हमारे इस जैसलमेर के इस बाग तक अगर हम बात करें, यहाँ पर सूर्योदय कितने समय बाद होता है, तो ध्यान रखना करीब 2 घंटे यहाँ पे रखता है समय हमारे पास में 8 डिग्री। 8 डिग्री का मतलब है 7.5 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास में। देशांतरों का जो डिस्टेंस है ना वो 7.5 डिग्री का डिस्टेंस है। और 1 डिग्री 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक सूर्य का प्रकाश जाने में 4 मिनट का समय लगता है, फिर आगे उससे आगे 8 मिनट का, तो 7.5 डिग्री में करीब हमारे पास में 30 मिनट यानी आधे घंटे का समय लगेगा। 30 मिनट बाद सूर्योदय होता है यहाँ पे। धौलपुर से 30 मिनट बाद यहाँ पे सूर्योदय होता है, धौलपुर से 30 मिनट बाद। क्लियर है? ये तो यहाँ तक की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखिए सबसे पहले बात किसकी करें, तो सबसे पहले गर्मी की बात कर लेते हैं। गर्मी यानी कि सबसे अधिक गर्म कौन है, सर्वाधिक गर्म और सबसे कम गर्म। इसमें हम लेकर के चल रहे हैं सबसे पहले महीने को। सबसे अधिक गर्म महीना माह कौन सा भी, जून। ठंडा महीना तो ये आ जाएगा हमारे पास में दिसंबर। कौन सा, दिसंबर जनवरी। फिर उसके बाद में सबसे गर्म जिला कौन सा, सबसे गर्म जिला कौन सा भी, चूरू। और सबसे ठंडा जिला कौन सा, तो चूरू। सबसे गर्म जिला चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। कैसे, आगे देखेंगे। फिर स्थान की बात करते हैं। स्थान, सबसे गर्म स्थान जो है वो कौन सा भी, जैसलमेर में। सबसे गर्म शहर की बात करते हैं, शहर या नगर, जैसलमेर। सबसे गर्म कहाँ पे होगा, जैसलमेर में होगा। और सबसे ठंडा कहाँ पे होगा, माउंट आबू। सबसे ठंडा कौन है, माउंट आबू है। और फिर उसके बाद में समय की बात करें, सबसे अधिक गर्म समय कौन सा होता है, कौन सा समय होता है अभी, 3 बजे, सायं 3 बजे। शाम को 3 बजे का समय जो होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है पूरे दिन का। और सबसे ठंडा समय कौन सा होता है, ठंडा समय सुबह 5 बजे। सुबह 4 से 5 का जो टाइमिंग है ये दिन की सबसे ठंडा टाइमिंग होती है। और सबसे गर्म टाइमिंग होती है दोपहर 3 बजे की। अब इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में यहाँ का जो तापमान है ये कितना होगा, सर्वाधिक। ये तापमान कितना होगा, सर्वाधिक। और यहाँ का तापमान कितना होगा, सबसे कम तापमान। इन दोनों का यदि हम अंतर लेंगे तो उसे कहेंगे दैनिक तापांतर। क्या कहेंगे, दैनिक तापांतर। देखिए जरा क्या बात निकली कि पूरे दिन में सबसे अधिक तापमान रहना और पूरे दिन का सबसे कम तापमान, उन दोनों का डिफरेंस यदि हम निकालते हैं उसे दैनिक तापांतर कहेंगे, एक दिन का तापांतर कहेंगे। अब दैनिक तापांतर जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, सबसे अधिक दैनिक तापांतर जहाँ पर दिन में पूरी चिलचिलाती गर्मी हो और रात को पूरी ठंडी हो जाए, तो वो कहाँ पे, जैसलमेर में। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। तो दिन में रेगिस्तान जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत आग उगलेगा जैसलमेर, ठीक है, और रात को वही जैसलमेर क्या हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो कि आज तो बर्फ़ पे लेटे हो, ऐसा वहाँ पे मतलब फीलिंग होती रहती है। इसीलिए तो लोग वहाँ जाते हैं। मरु महोत्सव जब होता है, मरु महोत्सव कब, वो कहाँ पे होता है, जैसलमेर में होता है। वहाँ सम गाँव है जहाँ रेत के टीले ही हैं, दिन में कोई बाहर नहीं निकलता, रात को भले बाहर सो जाओ, बढ़िया मस्त नींद आती है, ठीक है। चलिए वापस देखते हैं।
दैनिक तापांतर सर्वाधिक हमें कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में। सर्वाधिक हमें जैसलमेर में मिलेगा, जैसलमेर में। और सबसे कम हमें डूंगरपुर में मिलेगा, डूंगरपुर। सबसे कम मिलेगा डूंगरपुर में मिलेगा। खोलो गेट, गर्मी लग रही तो गेट खोलो। ठीक है, तो ये हो गया जैसलमेर में। सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर में। जैसलमेर का जो तापांतर है ना वो 18 डिग्री सेल्सियस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी उसके दिन का तापमान सबसे ज़्यादा और रात का सबसे लोवेस्ट तापमान, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 18 डिग्री का। तो जहाँ जितना अधिक डिफरेंस पड़ेगा वो उतना अधिक दैनिक तापांतर कहलाएगा। ठीक है, जबकि डूंगरपुर में नाम मात्र का बहुत ही कम होता है। अगर मान लो दिन में 30 डिग्री टेम्परेचर है तो रात को कम होकर के 28 के आसपास आया, तो कितना डिफरेंस आया? 4 डिग्री। जबकि यहाँ पर दिन में पूरा 38-40 डिग्री पहुँच गया और रात को इसमें 38 से 18 माइनस करता है तो 20 डिग्री पर टेम्परेचर आ गया। तो अब आप खुद ही देख सकते हो दोनों में दैनिक तापांतर कितना हो गया? अधिक हो गया। तो दैनिक तापांतर जैसलमेर में है और कम कहाँ पे मिलेगा? हमें डूंगरपुर में मिलेगा। चलिए जरा आगे देखते हैं। इसके बारे में हमने गर्मी के बारे में देखा, अभी हम बात करते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा के बारे में सर्वाधिक और कम, सर्वाधिक और कम, ये बातें मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लिखनी पड़े ना थ्योरी के रूप में, तब आपको ऐसे नहीं लिखनी है, तब आपको पूरी लाइन बना लिखनी है कि अपने मरुस्थल के अंदर या राजस्थान में सबसे गर्म महीना जून का होता है, राजस्थान में सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी का होता है, राजस्थान में सबसे गर्म जो ज़िला है वो चूरू है, सबसे ठंडा ज़िला जो है वो चूरू है। इस प्रकार से आपने हर लाइन को लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आप कंपटीशन में देखोगे तब आपको सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट ही पढ़ने होंगे। इसलिए जितनी नॉलेज आपके पास ज़्यादा होगी आप उतना ही ज़्यादा लिख पाएंगे। आगे देखिए वर्षा, सर्वाधिक वर्षा की बात करें। अच्छा, यहाँ पे बता दूं आपको कि चूरू का ऐसा क्यों कहा जाता है भाई, सबसे ठंडा और सबसे गर्म क्यों कहा जाता है? ये इसलिए क्योंकि चूरू में क्या है? पहाड़ियाँ हैं। चूरू में पहाड़ी क्षेत्र है और उन पहाड़ियों पर कोई मतलब पेड़ पौधे नहीं हैं। अब होता क्या है कि दिन के अंदर जब पूरा सूरज तपता है तो सीधा पहाड़ियों पर चमकता है और उस पहाड़ियों पर पड़ने के बाद में उसका परावर्तन होता है, क्योंकि पहाड़ियाँ सोखती नहीं है। चिकनी सतह होती है ना, तो वहाँ प्रकाश टकरा करके परावर्तित होता है। तो वहाँ पे जितने भी घर हैं तो वो पहाड़ियों से टकरा करके वो सारा का सारा कहाँ जाता है? प्रकाश घरों में चला जाता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी हो जाती है दिन में। और सर्दियों में अब कोई प्रकाश नहीं है, पहाड़ियों के बीच में है, तो वहाँ पहाड़ियाँ ना तो ठंड को सोखती हैं ना गर्मी को सोखती हैं, इसलिए वो ठंड को भी उसके बीच में बनाए रखती हैं। तो इसलिए वो सबसे ठंडा हो जाता है और दिन में गर्मियों में सबसे गर्म हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना आपने। चलिए जरा आगे अब बात करते हैं वर्षा की। वर्षा की बात करें तो सबसे पहले महीने की बात कर लेते हैं। माह कौन सा है? तो कौन सा महीना होता है अभी? जुलाई अगस्त महीना होता है राजस्थान में। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सर्वाधिक बरसात वाला महीना होता है और दिसंबर जनवरी में सबसे कम बरसात होती है। दिसंबर जनवरी में कम बरसात होती है। फिर बात करें बरसात की बात कर लें तो यहाँ पे 90%, राजस्थान की 90% बरसात किन दिनों में हो जाती है? जुलाई से अगस्त में ही हो जाती है। बाकी 10% जो बरसात है वो दूसरे समय में होती है, जिसमें से एक कौन आ जाता है? जनवरी के अंदर आती है मावठ। जनवरी में आती है मावठ, वो सबसे कम बरसात वाला होती है महीना हो गया। अब बात करते हैं क्षेत्र की। राजस्थान में सर्वाधिक बरसात वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिसे हम पठारी क्षेत्र बोलते हैं, जो पठार है ना वो दक्षिण पूर्व में है। और सबसे कम बरसात वाला उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिम में क्या है? राजस्थान के मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम में मरुस्थल है और दक्षिण पूर्व में पठार है। क्षेत्र हो गया। क्षेत्र के बाद में संभाग की बात करें। संभाग, सर्वाधिक बरसात वाला संभाग कौन सा? तो बस जो यहाँ पे आएगा, कौन सा संभाग यहाँ पे आता है? कोटा संभाग आता है। इस तरफ कौन सा संभाग आएगा? जोधपुर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में जिला। जिले की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक बरसात वाला जिला कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ 100 सेंटीमीटर बरसात, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे कम बरसात वाला जिला जैसलमेर।
जैसलमेर 10 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं कि सबसे स्थान की बात करते हैं तो सबसे अधिक होती है माउंट आबू में। माउंट आबू कितनी? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। और सबसे कम होती है सम जो स्थान है जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे होगी सर्वाधिक और इधर होगी कम होगी, इस प्रकार से। तो हमने क्या देखा? महीना भी देख लिया, क्षेत्र हो गया, संभाग हो गया, जिला हो गया और स्थान भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो आता है पॉइंट वो है आर्द्रता। आर्द्रता होती है नमी। उस मौसम में नमी कैसी है, कितनी नमी है मौसम के अंदर। ठीक है, तो सर्वाधिक नमी कहाँ पे मिलेगी और सबसे कम कहाँ मिलेगी? तो सेम ही आएगा, लगभग ये सारी बातें सेम आ जाएंगी। इसमें मैं सीधा सा यही ले आता हूँ, जिले पे बात लेके आता हूँ। तो जिला कहाँ पे आएगा? झालावाड़। नमी सर्वाधिक झालावाड़ में है, सबसे कम जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। स्थान की बात करूँ, तो स्थान माउंट आबू में सर्वाधिक नमी होती है, माउंट आबू में नमी सर्वाधिक होती है। और सबसे कम नमी कहाँ पे है? फलोदी में। बस ये स्थान जो है चेंज हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। स्थान चेंज हो गया फलोदी। फलोदी में एक नमी क्यों है? क्योंकि फलोदी पथरीला इलाका है, जबकि सम जो है रेतीला इलाका है। तो रेतीले इलाके में वैसे ही रेत ठंडी होती है, रात को रेत ठंडी होती है, जिस वजह से यह सबसे, बरसात तो कम होती है यहाँ पे, परंतु आर्द्रता इसकी फिर भी कैसी रहती? ठंडी रहती है। जबकि ये रात को भी गर्मी महसूस होती है यहाँ पर, इस वजह से आर्द्रता नहीं होने की वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। एक लास्ट पॉइंट हम और देख लेते हैं, फिर एक बार इतना रखेंगे आज। तो कौन सा रह गया हमारे पास में? तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होगा? वाष्पोत्सर्जन की वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण का मतलब किससे जुड़ा हुआ है? वाष्पीकरण किससे जुड़ा है? वाष्पीकरण किससे जुड़ा हुआ है? तापमान से। तो वाष्पीकरण तापमान से जुड़ा है। तो हमने देखा था सबसे अधिक तापमान कहाँ पे था? तो जून। वाष्पीकरण कब होगा? जून महीने में होगा। सबसे कम दिसंबर जनवरी में होगा। ठीक है, फिर उधर हमारे पास में चूरू में होगा, जैसलमेर होगा, माउंट आबू है। ये सब बातें सारी की सारी सेम यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ हम वाष्पोत्सर्जन भी लिख सकते हैं। मेन पार्ट हमारे पास में है आंधियाँ। तो देखिए ज़रा, अब सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती हैं? सर्वाधिक आंधियाँ और सबसे कम कहाँ चलती हैं? तो अगर मैं सबसे बात करूँ पहले महीने की, माह की बात करूँ, तो ये आएगा मार्च अप्रैल में सबसे अधिक आंधियाँ चलती हैं। और सबसे कम आंधियाँ कब चलती हैं? सबसे कम तो ये नवंबर का समय आएगा। नवंबर का समय सबसे कम आंधियों का है। फिर बात करें क्षेत्र की, तो उत्तर पश्चिम में आंधियाँ सर्वाधिक चलेंगी, उत्तर पश्चिम। और जबकि दक्षिण पूर्व में आंधियाँ कम चलेंगी, दक्षिण पूर्व में कम चलती हैं। जिले की बात करें, जिला, अब बताओ भी सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? कौन सा है भी? श्री गंगानगर है भी। सर्वाधिक आंधियाँ जो है वो श्री गंगानगर में चलती हैं। कितनी? लगभग 27 दिन आंधियाँ चलती हैं। 27 दिन। आंधियों की रफ्तार 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर पर आवर्स ये रफ्तार होती है। इनका रंग पीला या कभी कभार इनका रंग बिल्कुल काला होता है। पीला रंग होता है, धूल भरी आंधियाँ होती हैं, ये वाले धूल भरी है, धूल होती है पूरी की पूरी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे अधिक श्री गंगानगर में चलती हैं। दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पे तो हनुमानगढ़ में चलती हैं। हनुमानगढ़ में 24 दिन चलती हैं। यहाँ बात करें सबसे कम आंधियाँ कहाँ चलती हैं? तो झालावाड़ में सबसे कम आंधियाँ चलती हैं। कितना? 3 दिन। और दूसरे नंबर पे बात करें तो कोटा में 5 दिन आंधी चलती हैं। 5 दिन चलती हैं। बस इतना है कि इधर से लेकर के, यानी कि हम अगर बात करें कि आंधियों की गति व दिनों की
संख्या में कमी आती है, कमी आती है। अब ऑप्शन दे दिया आपको, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से उल्टा हमें दे दिया जाए तो आप बताओ किस ओर से किस ओर जाएं कि आंधियों की गति भी कम हो जाए और आंधियों के आने के दिनों की संख्या में भी कमी हो। अब आपको पता है श्रीगंगानगर लगभग उत्तर में, तो वहाँ पे आंधियाँ अधिक आती हैं, और झालावाड़ लगभग दक्षिण पूर्व में। तो इसका मतलब क्या बनेगा हमारे पास में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर आने से आंधियों की गति और उनके दिनों की संख्या में कमी आती है। तो पहले तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं वहाँ पे, परंतु आगे आकर के धीरे धीरे अब उसमें धूल नहीं रहती, क्योंकि बीच में कौन आ गया, अरावली आ गई, बीच में अरावली है, इसलिए अब धूल नहीं रहेगी वहाँ पे, बस अब वो हवाएं ही चलेंगी अकेली। ठीक है, और क्या रह गया, बस एक और बता दूं आपको लास्ट में कि जो हमारे यहाँ पे स्थानीय हवाएं होती हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो देखिए स्थानीय हवाओं के क्या नाम हैं। राजस्थान में स्थानीय हवाओं के, जो हवा उत्तर दिशा से आएगी उसे उत्तरार्ध कहा जाएगा, उत्तरार्ध, या इसका एक अलग शब्द है द्रोड़, द्रोड़ या फिर द्राऊ, द्रोड़ या ध्राऊ, उत्तर से आने वाली, ठीक है, नॉर्थ। दक्षिण से आने वाली हवाओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है। अब दक्षिण में राजस्थान में देखो ये स्थानीय नाम है, और ये स्थानीय नाम किन्होंने दिया, जो बुजुर्ग हैं पहले के उन्होंने नाम दिया, वो अपने को बताते हैं, देख भी उत्तरार्द्र आ रही है आज, देख पूर्वैया आ रही है, देख पछवैया आ रही है, इस प्रकार से बताते हैं। तो उनको पता है कि दक्षिण में लंका है, तो नीचे से कौन सी आएगी, लंकाऊ, दक्षिण से कौन सी आ रही है, लंकाऊ आ रही है। फिर आप कहेंगे कि पूर्व से पूर्वैया आ रही है, पूर्वैया, या पूर्वा आ रही है, पूर्वा, और या फिर कहेंगे अगुनी, अगुनी, ये शब्द याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूर्वा पूर्वैया तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूर्व से आ रही है। पश्चिम से आने वाली को क्या कहते हैं, पछवैया, पछवैया, पिछवा, और या फिर यहाँ पे आएगा अथुनी, अथुनी, एक अगुनी एक अथुनी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपको पता है लंका दक्षिण में है, तो आप कह सकते हो कि दक्षिण से तो लंका हुआ आएगी, उत्तर से उत्तरार्ध आएगी, द्रोड़ द्राऊ कैसे याद करना है अभी हम देख लेते हैं। देखिए उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से कौन सी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से, इस ओर से। अगर आप देख पाए ना कि हमारे यहाँ पे यानी कि जब गर्मियाँ होती है उस समय सूरज कहाँ से उदय होता है, अभी गर्मियों में अगर आप देखो तो अभी यहाँ पे उत्तर दिशा के साइड में है, यहाँ पे नहीं पता मेरे को उत्तर दिशा कैसे है, मान लेते हैं इस तरफ उत्तर दिशा ना, यहाँ पूर्व है, तो अभी सूरज जब निकलेगा ना तो पूर्व से ना निकल के उत्तर पूर्व से निकलेगा। कहाँ से, उत्तर पूर्व से निकलेगा, हमारे ऊपर से होता हुआ उत्तर पश्चिम में जाकर के अस्त होता है। और सर्दियों में यही कंडीशन क्या हो जाती है, दक्षिण पूर्व से निकलेगा और दक्षिण पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूरज हमसे बहुत दूर है, उस समय सूरज मकर रेखा पे है और हम कर्क रेखा पे बैठे हैं, इसलिए हमें सूरज दक्षिण से दिखाई देगा। आपको कुछ बहुत ही 10 बजे तक के आसपास सूरज दिखाई देगा और उसके बाद में लगभग 4-5 बजे ही अस्त होता दिख जाएगा। लेकिन यही गर्मियों के समय में आपको सूरज सुबह 7:30 बजे दिखाई देने लग जाएगा, 7:30 दिखेगा, फिर ऐसे होता हुआ और फिर उस कोने पर जाकर के छिपेगा, तब तक 7:30 हो जाएंगे शाम के। तो लगभग इतना समय रहता है, इतना डिफरेंस आ जाता है सर्दियों और गर्मियों के अंदर। तो इसका मतलब आना नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से कौन सी आएगी, सूर्य उदय वाली आएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सूर्या, सॉरी इसे जो कहेंगे हम, यहाँ वाली का नाम क्या था, सुबह सुबह क्या बोलते हैं, संजेरी, संजेरी। ठीक है, जिसको ना हमारे जैसे इसमें हमें याद करना आसान रहा, क्योंकि पंजाबी में ना सुबह सुबह को सज्जरी सवेरे बोलते हैं, सज्जरी, सज्जरी मतलब ताजी। ठीक है ना, तो उससे बन गया संजेरी। ठीक है, ये क्या हो गया, संजेरी, तो ऐसा कुछ नाम देते हैं। फिर इस तरफ आप याद रखोगे तो यहाँ पर सूर्या कहते हैं इसको, यहाँ पे क्या कहते हैं, सूर्या। और सूर्या शब्द कब लगता है, सूर्या शब्द कब लगता है, सूर्योदय तो योल बन जाता है, सूर्यास्त तो या कब आता है, अस्त के समय। तो सूर्यास्त यानी कि सूर्य आपने कहाँ लगाना, इस साइड में, और इस साइड में संजरी लगाना है, संजरी। अब इस साइड में, ये साइड है लगभग हमारी किस ओर की,
बंगाल की खाड़ी की ओर की। और बंगाल की खाड़ी से अगर कोई हवा आएगी तो कितनी दूर से आना पड़ेगा उसको, 2900 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा, और वो चीलती हुई आएगी, चीखती हुई आएगी, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, चील। इसको हम चील कहेंगे, इधर से चीखती हुई आएगी, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करके आना उसको। और इधर से अगर कोई आएगी तो इस तरफ से हमें पता है समुद्र हमारे बहुत नजदीक है, तो इसको हम कहेंगे समुद्री या समुद्री, समुद्री। तो आप देख पाए 8 दिशाओं हमने देख रही हैं, 8 दिशाओं से आने वाली हवाओं को हमने देखा। उत्तर से आएगी तो उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। लेकिन ध्रुव और द्राउद याद रखना है। तो ध्रुव यानी कि उत्तर में क्या है, उत्तर में भारत का सिर है, जम्मू कश्मीर को क्या मानते हैं, सिर। तो सिर के नीचे क्या होती है, धड़। तो धड़ से द्रोड़, कौन सी, द्रोड़, यानी उत्तर से आने वाली द्रोड़, दक्षिण से आने वाली लंकाऊ, दक्षिण से लंकाऊ। और उसके बाद में पूर्व, तो पूर्व है आगे, पूर्व को कहेंगे हम आगे, यानी अगुनी। और यह है पीछे, तो ये पिछवैया या अथुनी, बस अथुनी शब्द याद रखना है। फिर बात आई कौन सी अपने पास में, उत्तर पूर्व की, तो वो संजरी सवेर है, संजरी हुई और संजेरी हुई, और इस तरफ क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया, इस तरफ सूर्यास्त हो गया। और एक हमारे पास में दक्षिण पूर्व से आएगी, जो चीखती चिल्लाती आएगी, उसे कहेंगे चील, और एक तरफ से आएगी समुद्री। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही।